नमस्कार, प्रयास एजू हब में आपका स्वागत। और मैं एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिससे आपको एक बड़ा फायदा, खास तौर पर स्कूल व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को मिलने वाला है। अभी हाल ही में आरपीएससी ने 2026 में स्कूल व्याख्याता का एग्जाम जो है वो आयोजित करवाया था, और इस पेपर में आपके भूगोल का जो प्रश्न पत्र है उसके सॉल्यूशन को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये सॉल्यूशन के लिए हमने एक बुक भी निकाली है सॉल्व्ड पेपर्स की। यदि आपको दिक्कत आए तो आप इस बुक के माध्यम से भी आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, पूरे व्याख्या सहित हैं। और इन्हीं के प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वो मैं आज आपको सीरीज बाय सीरीज करवाऊंगा, और इसकी क्लासेस डलती रहेंगी। पहले हम 2026 का पेपर लेंगे, फिर 2025 का पेपर लेंगे, फिर अन्य वर्षों में जितनी भी आयोजित एग्जाम है, स्कूल लेक्चर्स, भूगोल, द्वितीय प्रश्न पत्र के जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन जो है वो आपको उपलब्ध होगा, जिससे कि जो आपके स्कूल लेक्चर्स की तैयारी करते हैं भूगोल विषय से, ऐसे विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं आए कि कैसा प्रश्न आ रहा है। और ये जो किताब है, इस किताब की बड़ी महत्वता है, इसे बहुत अच्छे से आप संभाल के रखें, अच्छे से आप पढ़ते भी रहें, और आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो मैं इस सीरीज को शुरू करूं उससे पहले आपके प्रश्न नंबर 1 को मैं आपके बीच लेकर आया हूं कि प्रश्न 1 जो है वह है कि ऑरिस के अनुसार, कि ऑरिस एक बहुत बड़ा विद्वान है, के अनुसार इंग्लैंड तथा फ्रांस किस प्रकार के राष्ट्रवाद का उदाहरण है। ऑरिस एक अमेरिकन विद्वान है, ठीक है, और इन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड के जो राष्ट्रवाद का उदाहरण है वो इन्होंने प्रस्तुत किया था कि भाई इन्होंने किस प्रकार का किया कि राज्य जनित राष्ट्रवाद, पार्थक्य राष्ट्रवाद, मुक्ति राष्ट्रवाद और नवीकरण राष्ट्रवाद। बड़ा अच्छा प्रश्न जो है इस सीरीज में डाला गया, ठीक है। इनमें प्रत्येक राज्यवाद को लेकर जो है हम लोग चर्चा करते हैं। अब जैसे कि राज्य जनित राष्ट्रवाद, आंसर पर तो हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राज्य जनित राष्ट्रवाद ये क्या है। तो ये जो ऑरेस्की है, इसको ऑरांस्की भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि जब किसी क्षेत्र में पहले से एक मजबूत राज्य, कि जब किसी क्षेत्र में पहले से एक मजबूत राज्य स्थापित हो जाता है, तो वह राज्य अपनी सीमाओं के भीतर रहने वाले विभिन्न लोगों में एक साझा पहचान या राष्ट्रवाद की भावना क्या करता है, पैदा करता है। ठीक है, कि वहां पर साझा पहचान और उसमें आपके राष्ट्रवाद की भावना पैदा करता है। इसे राज्य जनित आपके राष्ट्रवाद कहा जाता है, कि जब अपने आप ही खुद व खुद उनके मन से कि जो वहां रहने वाले लोग हैं उनके मन से अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण स्वतः ही जागने लगता है, तो वह राज्य जनित राष्ट्रवाद कहलाता है। कि कौन सा राष्ट्रवाद कहलाता है, कि वह राज्य जनित राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इंग्लैंड और फ्रांस इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा उस दौरान जब इसने ऑरिस्की ने अध्ययन किया था, तो इंग्लैंड और फ्रांस इसके सबसे अच्छे उदाहरण रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मजबूत राजशाही और राज्य व्यवस्था में आधुनिक राष्ट्रवाद को क्या दिया था, जन्म दिया था। इसी के कारण आधुनिक राष्ट्रवाद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, वहीं आपके पार्थक्य राष्ट्रवाद की जो भावना है, ये क्या होता है कि जब किसी साम्राज्य और देश के भीतर कोई विशेष भाषाई, सांस्कृतिक या जातीय समूह खुद को अलग मानकर एक स्वतंत्र नए राष्ट्र की मांग करता है, तो उसे पार्थक्य राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि पार्थक्य राष्ट्रवाद से मतलब सिंपल सा है कि जब कोई क्षेत्र है, जैसे मान लीजिएगा कि भारत है, और भारत के किसी राज्य में कोई कद्दावर राज्य बन जाए, वहां के नेता बन जाए, और वो कहें कि नहीं हमें तो एक अलग से देश बना दो। ठीक है, हमारे यहाँ पर ऐसे कई उदाहरण हैं जिनकी चर्चा खुले मन से ना करके, लेकिन मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहूँ कि जैसे बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज मौजूद है हमारे बीच, और पूर्वी पाकिस्तान जो है वहाँ शेख मुजीबर रहमान ने एक अलग राष्ट्र की भावना जागृत की, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना है, वहाँ के जो आका थे, राजनीतिक विशेषज्ञ थे, वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ वो लगातार अत्याचार कर रहे थे, उनकी सेना अत्याचार कर रही थी। इस बात से वो डरे हुए थे, और शेख मुजीबर रहमान तंग आकर बांग्लादेशी लोगों के या बांग्ला भाषा समूह के लोगों को इकट्ठा किया, और उन्होंने एक पार्थक राष्ट्र की बात की।
इसके अलावा जैसे आपके ऑटोमन साम्राज्य है, वहां भी पार्थक राज्य की बात जो है सोवियत संघ के विघटन के समय आपके विभिन्न देशों का अलग होना, ऑटोमन साम्राज्य का टूटना, पतन होना और सोवियत संघ से अलग अलग देशों की भावना का जागृत होना, ये पार्थक राष्ट्रवाद होता है। ठीक है ना। इसके बाद में आपके नंबर 3 जो इसका बिंदु है, मैंने राज्य जनित राष्ट्रवाद बनाया कि जो अपने राजा राजशाही के प्रति समर्पित हो, उस राजा के प्रति, उस राज्य के प्रति समर्पित हो, वो राज्य जनित है। और जिसमें अलग भावनाएं जागृत हो जाएं, जिसमें अलग भावनाएं आपकी क्या हो जाएं बताओ, जागृत यदि होती हैं, तो वह राज्य जनित क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। इसके बाद आपके आता है मुक्ति राष्ट्रवाद कि जो राष्ट्रवाद से आपके क्या चाहे, मुक्ति चाहे, कि औपनिवेशिक मुक्ति चाहता है। जैसे कि कोई भी भारत है, भारत ने अंग्रेजों से या अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेजी हुकूमत से, हमारे भारतीयों ने यह तय कर लिया कि हम आपसे क्या चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। उसके लिए जब राष्ट्रवाद वहां के लोगों में जगता है तो वह मुक्ति राष्ट्रवाद होता है। यह राष्ट्रवाद तब उभरता है जब कोई देश किसी बाहरी औपनिवेशिक शक्ति के अधीन होता है। जैसे ब्रिटिश या फ्रांसीसी शासन के अधीन भारत रहा तो हमारे यहाँ मुक्ति राष्ट्रवाद की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। गुलामी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है, जैसे भारत, अल्जीरिया इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। और इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को बहुत टक्कर, ठीक है, अच्छे से टक्कर दी और उसके बाद आपके राष्ट्रवाद की भावना पर कार्य किया। ठीक है, तो ये आपके कौन सा होता है, मुक्ति राष्ट्रवाद होता है। फिर इसका चौथा ऑप्शन है नवीकरण राष्ट्रवाद, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आया था ना तो विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये कौन सा राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि थोड़ा सा लिख से हटकर था। लेकिन ये सिंपल सी बात है। नवीकरण राष्ट्रवाद क्या होता है कि जब प्राचीन संस्कृति या सभ्यता वाले या वहाँ की जो रूढ़िवादिता है उसको भूलकर जब लोग नयापन अपने आप में अपनाते हैं, वहाँ का देश अपने आप में अपनाता है, तो वह नवीन राष्ट्रवाद होता है। कौन सा राष्ट्रवाद होता है, नवीन राष्ट्रवाद होता है। कौन सा राष्ट्रवाद होता है, नवीन राष्ट्रवाद होता है। ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, ये भावना 19वीं और 20वीं सदी में खास तौर पर चीन और जापान जैसे देशों में क्या हुई, जागृत हुई। तो मैंने आपको ओरिजी के राष्ट्रवाद में जो 4 बातें थी वो चारों मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, इनमें जब बात आती है कि साहब आपने ठीक है, आपने एक एक राष्ट्रवाद को समझा दिया, लेकिन ऑरिज के अनुसार इंग्लैंड तथा फ्रांस किस प्रकार के राष्ट्रवाद का उदाहरण है, तो ये दोनों राज्य जनित राष्ट्रवाद का उदाहरण है। देखो, आपके पार्थक राष्ट्रवाद का उदाहरण यदि आपको देखना हो तो सोवियत संघ आता है। ठीक है, कि पूछ लिया जाए बताओ पार्थक राष्ट्रवाद में, साहब कल को ये पूछ लिया जाए पार्थक राष्ट्रवाद ऑरिजकी के अनुसार कौन सा देश आता है, सोवियत संघ आता है, ऑटोमन आता है। नवीकरण राष्ट्रवाद में आपके चीन और जापान शामिल होते हैं। वहाँ के लोगों ने अपने प्राचीनतम तथ्यों को भूलकर नवीनतम तथ्यों को बहुत तेजी से अपनाया। ठीक है, मुक्ति राष्ट्रवाद में भारत आता है, अल्जीरिया आता है, कि भारत और अल्जीरिया जब इन्होंने ब्रिटिश शासन से अलग होने की बात की तो यहाँ इंग्लैंड और फ्रांस जो हैं वो आपके राज्य जनित राष्ट्रवाद में आते हैं। हो सकता है अगली बार आपको क्वेश्चन मिले कि बताइएगा पार्थक राष्ट्रवाद सोवियत संघ किस में शामिल है, पार्थक राष्ट्रवाद में, ऑटोमन साम्राज्य किस में है, पार्थक राष्ट्रवाद में है, नवीकरण राष्ट्रवाद में कौन कौन आते हैं, चीन और जापान आते हैं, मुक्ति राष्ट्रवाद में भारत और इसके अलावा अल्जीरिया आता है, कि भारत के अलावा आपके कौन सा आता है, अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इन्होंने आपके फ्रांस और ब्रिटिश हुकूमत से अपने आप को मुक्ति दिलाई थी। यहाँ के व्यक्तियों ने, यहाँ के मानुषों ने, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने, आम जन ने मिलकर आपके ब्रिटिश और फ्रांसीसी शासन से, औपनिवेशिक शासन से अपने आप को क्या दिलाई थी, मुक्ति दिलाई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर होगा कि क्या आंसर होगा, 1 नंबर इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है वह आता है निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। ठीक है, इटली, पोलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। अब इसमें से कहता है कि उपयुक्त में से कितने जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य अंतस क्षेत्र हैं। अंतस क्षेत्र मतलब कि जर्मनी और फ्रांस के मध्य में स्थित है। इधर जैसे आपके जर्मनी है, इधर आपके फ्रांस है, इन दोनों के मध्य में आपके स्थित है या इनके मध्य में अंतस क्षेत्र में शामिल है। इनमें से आपको देखना है 4 देश आपके सामने हैं, इटली है, पोलैंड है, बेल्जियम है और लग्जमबर्ग है। अब अंतस क्षेत्र की बात की कि सभी 4 हैं क्या, केवल 1 है क्या,
केवल 2 है क्या, केवल 3 है क्या। इससे पहले मैं आपको मैप दिखा दूं जिससे कि आप अंतस्थ की भावना को समझ पाए। ये देखो यूरोप महाद्वीप का आपके जो है मैप आपके सामने है, एक बार देख लो। देख लीजिएगा कि यहां पर आपके जर्मनी है, इस जगह पर आपके देश कौन सा है, जर्मनी, इधर आपके फ्रांस है। ठीक है, अब ऑप्शन के आधार पर यदि पोलैंड को हम देखते हैं तो पोलैंड जर्मनी और फ्रांस के अंतस्थ नहीं है, बफर स्टेट नहीं है, इट्स नॉट ए बफर स्टेट। ठीक है, बाहर की तरफ है। ठीक है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, ये तीनों इनके बीच में अंतस्थ का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं बताओ, अंतस्थ का। आप देख सकते हैं कि जर्मनी और फ्रांस के मध्य में अंतस्थ का कार्य कितने देश कर रहे हैं। तो यहां पे यदि देखें तो खास तौर पर बेल्जियम और लग्जमबर्ग आ रहा है, नीदरलैंड भी थोड़ा सा कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बेल्जियम और लग्जमबर्ग आता है। तो अब देख लो कि यदि हम देखें यहां पर कि प्रश्न को देखें कि बताइएगा इटली, पोलैंड, सॉरी नीदरलैंड तो है ही नहीं ऑप्शन में, कि इटली, पोलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। तो यहां पर अंतस देशों में एक तो बेल्जियम आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है बताओ, लग्जमबर्ग आ रहा है। इसका मतलब आपको एटलस को बहुत अच्छे से देखना है बफर स्टेट की कल्पना में। और बेल्जियम और लग्जमबर्ग, तो यहां 3 नंबर आंसर होगा, केवल 2, केवल क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इसके व्याख्या पर भी हम चर्चा कर लें। व्याख्या पे चर्चा करें कि अंतस क्षेत्र, बफर स्टेट होता क्या है। ये एक ऐसा छोटा या तटस्थ देश होता है जो 2 बड़े और संभावित रूप से शत्रुतापूर्ण देशों के बीच स्थित है, ताकि उनके बीच सीधे टकराव को रोका जा सके, या 2 बड़े देशों के मध्य स्थित कोई भी छोटा देश, जैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान भारत और चीन के बीच में दोनों बफर स्टेट की भूमिका अदा करते हैं। अब तो इसी समझ लो, ज्यादा उदाहरण की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जर्मनी और इटली के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में 2 अंतस्थ क्षेत्र जो आते हैं, उनमें एक तो आपके कौन सा आता है, आपके लग्जमबर्ग आता है, और एक आपके कौन सा आता है, बेल्जियम आता है। ठीक है, इटली है ये फ्रांस और जर्मनी के कहां स्थित है, दक्षिण में। आप देख लो कि यहां मैप यदि हम देखें तो इटली जो है वो जर्मनी और फ्रांस के एकदम से दक्षिण में स्थित है। पूछे कि बताओ इटली और फ्रांस कहाँ है, मतलब कि इटली कहाँ स्थित है, तो जर्मनी और फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आपके जैसे ऑप्शन में यहां पर यदि हम देखें तो आपके नेक्स्ट यदि ऑप्शन की बात करें तो इधर है पोलैंड, ये जर्मनी के पूर्व में स्थित है। तो बिल्कुल मैंने अभी मैप में आपको बताया था कि पोलैंड यदि हम देखें तो जर्मनी के कहाँ स्थित है, पूर्व में, तो मध्य में तो है ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि आपके ऑप्शन की बात करते हैं तो सी है बेल्जियम। बिल्कुल ये अंतस्थ क्षेत्र है, ये भौगोलिक रूप से फ्रांस और जर्मनी के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक बफर या मार्ग की भूमिका को क्या किया था, निभाया था। किस देश ने, बेल्जियम ने। और लग्जमबर्ग भी एक अंतस्थ क्षेत्र है, एक बहुत छोटा देश है, माइक्रो स्टेट कंट्री में रखा जाता है, जो सीधे फ्रांस और जर्मनी की सीमाओं के बीच सैंडविच की तरह स्थित है। जैसे सैंडविच होता है ना खाने का, उसकी तरह ही स्थित है। इसे ऐतिहासिक रूप से एक आदर्श बफर जोन माना जाता है और ये बिल्कुल एकदम शांत देशों में शामिल है। कौन सा, लग्जमबर्ग। इटली दक्षिण में है, पोलैंड पूर्व में है। तो यहाँ केवल 2 विकल्प आपके क्या होंगे, सही होंगे, और इसलिए 3 नंबर इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसी सीरीज का वह है कि एटी महान ने ब्रिटिश समुद्र शक्ति तथा रूसी भूशक्ति के बीच अस्थिर क्षेत्र किस अक्षांशीय पेटी को माना। एटी महान बहुत बड़ा विद्वान था और ब्रिटिश समुद्र शक्ति तथा रूसी भूशक्ति के बीच अस्थिर क्षेत्र किस अक्षांशीय पेटी को माना। 40 डिग्री एन से 50 डिग्री एन, 10 डिग्री एन से 20 डिग्री एन, 20 डिग्री एन से 30 डिग्री एन और 30 डिग्री एन से 40 डिग्री एन। यहां से आपको आंसर बताना है। बहुत सिंपल और सरल आंसर आपकी तरफ से मुझे मिलेगा, उम्मीद है। और इस क्वेश्चन का जो सही जो आंसर है, मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर 30 डिग्री से 40 डिग्री क्या है, एन। कि मतलब इन्होंने उत्तरी गोलार्ध की बात की कि जो 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र है, ये आपके ब्रिटिश समुद्र शक्ति तथा रूसी भूशक्ति के बीच अस्थिर किसी अक्षांशीय पेटी को माना जाता है। जैसे ये वर्ल्ड का मैप है, तो यहां पर यदि हम देखें तो देखो ये कर्क रेखा यहां से गुजर रही है,
इस जगह से आपके कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा। तो उन्होंने कहा कि 30 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और आपके 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है, कि कौन से बताओ, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है ना, वो आपके सबसे शक्तिशाली क्षेत्र है। और ये ब्रिटेन और रसिया का भूशक्ति क्षेत्र माना जाता है, कि ब्रिटेन और रसिया का क्या माना जाता है, भूशक्ति क्षेत्र माना जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एटी महान की जब बात करते हैं, अल्फ्रेड थायर महान इनका पूरा नाम था। कि इनका पूरा नाम क्या था, अल्फ्रेड थायर महान। और इन्होंने भू राजनीति का विश्लेषण करते हुए एशिया और यूरोप के बीच एक खास हिस्से को संघर्ष का केंद्र माना था। किसने माना था, एटी महान ने माना था, अल्फ्रेड थेयर महान ने। ठीक है, एटी महान ने अपनी थ्योरी में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पेटी को अस्थिरता का क्षेत्र माना था। ये क्वेश्चन आता रहता है कि किसका क्षेत्र माना था, कि इसे अस्थिरता का क्षेत्र माना था। और इन्होंने कहा था कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्चस्व की बेहद लड़ाई है। और ऐसा ही हुआ कि आपके प्रथम विश्व युद्ध की घटना घटी। ऐसा ही हुआ कि इसी क्षेत्र में आपके द्वितीय विश्व युद्ध की घटना, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में क्या हुआ, टकराव हुआ। उधर से ब्रिटेन सुप्रीमो था, इधर से रूस पावरफुल था, तो इनके बीच में टकराव, अस्थिरता आने लगी। ये दोनों देश एक दूसरे को अस्थिर करने लगे, तो बीच के देशों में भी अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। उनका मानना था कि इस अक्षांशीय पेटी में मध्य पूर्व, अफगानिस्तान, तिब्बत और ये भी क्षेत्र आते हैं, इस पेटी में ही आते हैं। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें ब्रिटिश समुद्री शक्ति के तौर पर है और रूसी जमीनी शक्ति में उस समय की जो आर्मी जो थी है ना, आपके स्थल सेना थी, उसमें रूस काफ़ी मजबूत था और ब्रिटिश समुद्र शक्ति में काफ़ी मजबूत था। और दोनों के वर्चस्व को लिए ये आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे। और इतिहास में इसे ग्रेट गेम के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को 30 डिग्री से, ये सबसे बड़ी बात है कि 30 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के क्षेत्र को हम ग्रेट गेम भी कहते हैं। कि क्या कहते हैं इसे, ग्रेट गेम भी कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है एटी महान को लेकर, तो इस चीज़ को आप याद रखना। और ये 30 से 40 तक में अफगानिस्तान, तिब्बत तक के क्षेत्र, भारत का उत्तरी भाग भी इसमें क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर आपके 1 नंबर बनता है। कितने नंबर, वो सॉरी, इस प्रश्न का जो आंसर बनता है वो 4 नंबर बनता है, कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये अल्फ्रेड थेयर महान ने माना था। और उस समय ब्रिटिश समुद्र शक्ति भी सर्वोपरि थी, मतलब प्रभावी थी दुनिया में। और रूस की जो सेना है, थल सेना जो है, दुनिया की एक बड़ी सेनाओं में से और प्रशिक्षित सेनाओं में से एक थी। तो दोनों के बीच में टकराव हुआ और यही कारण है कि प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व जैसी घटनाएं यूरोप में देखने को मिली। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, तो अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीयता का कार्य नहीं है, टेरिटोरियल का कार्य नहीं है, कि घटनाओं के एक संग्रह के रूप में कार्य करता है, प्रभुत्व के सामाजिक संबंधों पर ध्यान देना, क्षेत्र भूखंड तक पहुंच पर नियंत्रण लागू करना और शक्ति सत्ता को पुनः प्राप्त करने की भूमिका। बहुत अच्छी बात है कि टेरिटोरियल का कार्य नहीं है। टेरिटोरियल समझ गए आप, कि एक क्षेत्रीयता, क्षेत्र विशेष की जानकारी, उसका कार्य नहीं है। कि घटनाओं के एक संग्रह के रूप में कार्य करता हो, क्या पता टेरिटोरियल क्षेत्र, कि ये घटनाओं के संग्रह के रूप में कार्य करता है, प्रभुत्व के सामाजिक संबंधों पर ध्यान देता है। तो देखो, मैं घटनाओं के एक संग्रह के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल एक क्षेत्रीयता होती है। जैसे कि आप मान लीजिएगा सीकर में, झुंझुनू में है, जयपुर में है, अलवर में है, तो वहाँ की क्षेत्रीयता हर चीज को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, प्रभुत्व के सामाजिक संबंधों पर ध्यान देना, तो प्रभुत्व मतलब डोमिनेंट की बात क्षेत्रीयता कभी नहीं करती है। आपके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति कभी नहीं चाहेंगे कि हम दूसरे क्षेत्र पर जाकर कब्जा जमाएं। उनमें से कुछ असामाजिक हो सकते हैं, तो प्रभुत्व की बात नहीं होती है। तो यही आपका आंसर बनेगा, क्षेत्र या भूखंड तक पहुंच पर नियंत्रण लागू करना, ये इस बात की स्थिति में आता है। शक्ति सत्ता को पुनः प्राप्त करने में क्या करना, भूमिका निभाना भी इसका कार्य हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका 2 नंबर आंसर बन जाएगा कि ये इसका कार्य नहीं है। प्रभुत्वता जमाना, डोमिनेंट किसी कार्य को करना, ये इसका कार्य नहीं है। अच्छा, राजनीतिक भूगोल में ये जो चीज है वो रॉबर्ट सेक ने दी थी, क्योंकि ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये बात रॉबर्ट सेक ने की थी। मैं आपको बता दूं,
ध्यान में रखना कि क्षेत्रीयता की बात, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई विद्यार्थी देखते रहे कि सर ये आया कहाँ से। तो ये रॉबर्ट्स है कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल ज्योग्राफी का विद्वान था, उसने क्षेत्रीयता की बात की, किसी भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने और प्रभाव डालने की ये क्या होती है, रणनीति होती है। ठीक है, फिर बात ये कि विशेष क्षेत्रीयता हमेशा प्रभाव डालने का क्या करती है, कार्य करती है, खासतौर पर राजनीतिक तौर पर। ठीक है, घटनाओं में एक संग्रह के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्रीयता का एक मुख्य कार्य है। एक निश्चित सीमा या क्षेत्र अपने भीतर होने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का एक भौगोलिक दायरे में बांध कर रखता है। कि ये जो घटनाएं होती है ना, क्षेत्रीयता की जब भी बात करें, आप देख लो आपके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी क्षेत्रीयता की बात कर ले कि सीकर इज ग्रेट, जयपुर इज ग्रेट, तो वहाँ के लोग इकट्ठे हो जाएंगे अपने आप में, एकत्रीकरण कि यार ये हमारी बात करने वाला शख्स है और इसके लिए हम कुछ भी कर देंगे। ठीक है, ऐसी चीजें जब बात होती है तो वहां क्षेत्रीयता की झलक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में प्रभुत्व के सामाजिक संबंधों पर ध्यान देना। तो प्रभुत्व वाली बात पर ये कभी भी काम नहीं करता है क्षेत्रीयता, कि भाई हम प्रत्यक्ष कार्य नहीं है इसका। हो सकता है प्रत्यक्ष कार्य, हो सकता है प्रभुत्व की बातें हो, मन में होती है, जैसे यूएसए चाहे तो ईरान पर कब्जा करने का मानस बना चुका है, लेकिन वो उसकी क्षेत्रीयता में नहीं आता है क्योंकि उसकी रेंज से बाहर है, मध्य पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो प्रोत की बात यहाँ हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। इसके बाद में आपके आता है क्षेत्र भूखंड तक पहुंच पर नियंत्रण लागू करना। तो बिल्कुल ये क्षेत्रीयता का सबसे बुनियादी कार्य है। इसके तहत तय किया जाता है कि किसी निश्चित सीमा के भीतर कौन प्रवेश कर सकता है, कि हमारी सीमा में कौन आ सकता है, ये वहाँ के लोग तय कर लेते हैं। वहाँ की मानसिकता, वहाँ की वैचारिकता, वहाँ की सामाजिकता, वहाँ का अपनापन जो है, सांस्कृतिकता जो है, वो उन सब चीज़ों पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है कि कौन आ सकता है, कौन जा सकता है। तो ये इसका कार्य होता है क्षेत्रीयता का। फिर है शक्ति सत्ता को पुनः प्राप्त करने में भूमिका। क्षेत्रीयता का उपयोगिता, खोई हुई शक्ति या संपूर्णता को वापस पाने में क्षेत्रीयता का बड़ा योगदान है। कि यार मेरा क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है, मैं कहूँ कि राजस्थान सबसे अच्छा, कोई कहे कि पंजाब सबसे अच्छा, कोई कहे महाराष्ट्र सबसे अच्छा, तो ये उसकी क्षेत्रीयता के कारण है। कोई कहे कि सब महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के लोग ही काम करेंगे, ऐसी बातें आपको देखने को मिलती हैं। वो क्षेत्रीयता को तुरंत भांपकर ऐसे मुद्दे उठाकर अपने हित जो है साधने का कार्य भी करते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। आपके सामने युग्म है राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण से, और इधर विद्वानों के नाम है। ठीक है, कि विश्व तंत्र की बात किसने की, कार्यात्मकता की बात किसने की, ठीक है, दृश्य भूमि नियम किसने दिया, और राजनीतिक विभाजन की बात किसने की। इधर विद्वान है विटलेसी, हार्टसॉन, वॉलरस्टीन, गॉटमैन। ये बातें आपके सामने हैं। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सभी 4, केवल 1, केवल 2 और केवल 3। ये बातें आपके सामने जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से बहुत सरल सी बातें हैं कि कितने विद्वानों के विचार एक दूसरे से मिलने की जब बात आती है तो यहां पर आपके 2 विद्वानों की बात बिल्कुल सही और सटीक बैठती है। अच्छा, मैं इनमें से बता दूं किस किस की बात बैठती है। यहां आंसर तो 3 बन जाएगा, केवल 2, लेकिन पहले उससे पहले मैं एक एक के ऑप्शन को समझा दूं। कि विश्व तंत्र, इसका प्रतिपादन इमैनुअल वालरस्टीन ने किया था। कि इमैनुअल किसने किया था? वालरस्टीन ने किया था विश्व तंत्र। तो बताइएगा क्या विटलसी ने ये किया था कि नहीं? ये दिया गया था इमैनुअल वालरस्टीन के द्वारा विश्व तंत्र की बात की गई थी। कि इमैनुअल वालरस्टीन ने की थी विश्व तंत्र की बात। तो यहां जाकर ये ऑप्शन जो है, ये दृष्टिकोण क्या होता है, गलत साबित होता है। और ये आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, इसको रट लेना कि विश्व तंत्र जब राजनीतिक भूगोल में आता है, वर्ल्ड सिस्टम की बात आती है, तो इमैनुअल वालरस्टीन ने की थी। ठीक है ना। अब देखो इमैनुअल वालरस्टीन जो है इसने विश्व तंत्र की बात की। कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक भूगोल में राज्य के कार्यात्मक विश्लेषण का सिद्धांत है, और ये रिचर्ड हार्टसॉन ने दिया था। और बिल्कुल रिचर्ड हार्टसॉन ने सीमाओं का वर्गीकरण किया था, तब कार्यात्मकता की बात की। तो इनका ये कथन क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है, कि कार्यात्मक कथन किसने दिया था? हार्टसॉन ने दिया था, जब सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण किया था। तो यह भी ध्यान में रखना, कई बार कार्यात्मक में सीमाओं का आंशिक वर्गीकरण आ जाए तो हमेशा आंख बंद करके आपको हार्टसॉन करना है,
कि सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण किसने किया था? आनुवांशिक वर्गीकरण, तो सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण किसने किया था? हार्टसॉन ने। और यही इसने कार्यात्मकता की बात की कि कोई भी सीमा अपने तय क्षेत्र का कार्य करती है और उस सीमा में कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, वो या वहां की स्थानीय सरकारें क्या करती हैं, तय करती हैं, ये उनका कार्य होता है। तो कार्यात्मकता की बात किसने की बताओ? रिचर्ड हार्टसॉन ने की। अब आता है दृश्य भूमि नियम। तो दृश्य भूमि जो नियम है ना, इसका संबंध डेरवेंट विटलसी से है, ना कि आपके किससे बताओ? इमैनुअल वालरस्टीन से। तो यहां जाकर ये जो कथन है ये क्या हो जाता है? गलत साबित होता है। यहां विटलसी आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या लिख दिया बताओ? आपके वॉलरस्टीन लिख दिया, जो गलत होता है कि विटलसी दृश्य भूमि नियम हमेशा रट लेना, ये आपके किसने दिया था? विटलसी ने दिया था। विश्व तंत्र इमैनुअल वालरस्टीन ने दिया था। कार्यात्मकता की बात किसने की थी? हार्टसॉन ने। और गॉटमैन का राजनीतिक विभाजन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत प्रसिद्ध है। जीन गॉटमैन ने आपके नगरीकरण के साथ साथ राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक विभाजन की बात की, इसलिए दोनों विकल्प आपके क्या हैं? सही है। ये आप ध्यान में रखना। पॉलिटिकल डिवीजन की बात किसने की थी बताओ? जीन गॉटमैन ने की थी। और भौगोलिक प्रवृत्तियों के आधार पर इसने ये वर्गीकरण दिया था। ठीक है। अब देखो, विश्व तंत्र कभी भी लिखा है तो विश्व तंत्र आते ही आपको क्या करना है? इमैनुअल वालरस्टीन करना है। इमैनुअल वालरस्टीन ने दिया था। ये आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में दिया था कि इमैनुअल वालरस्टीन करना है। जब आपके कार्यात्मक विश्लेषण की बात आए, किसकी बात आए? कार्यात्मक विश्लेषण की बात आए, तो कार्यात्मक विश्लेषण रिचर्ड हार्टसॉन ने दिया था और इसने सीमाओं का आनुवांशिक वर्गीकरण भी किया था, रिचर्ड हार्टसॉन ने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आपके दृश्य भूमि नियम की बात आए तो दृश्य भूमि नियम में आपको विटलसी करना है। ये दृश्य भूमि नियम की जब बात आ जाए तो आपको क्या करना है? विटलसी आपको करना है। ये चीज आप ध्यान में रखना। और जब बात आपके राजनीतिक विभाजन की आ जाए तो जीन गॉटमैन कि राजनीतिक विभाजन किसने दिया था? तो जीन गॉटमैन ने दिया था। लेकिन इस प्रश्न में आपके केवल दो ही विकल्प सही हैं, क्योंकि विटलसी और वालरस्टीन को आपके जो है बदल कर लिख दिया। नियम तो दिए हैं लेकिन दोनों के नाम अलग अलग जगह लिखे। ठीक है। और राजनीतिक विभाजन किसने दिया था बताओ? जीन गॉटमैन ने दिया था। ठीक है। इस तरह से मैंने क्वेश्चन की आपकी सीरीज शुरू की है और हम लोग जो है, या मैं और मेरी टीम और हमारी पूरा प्रयास परिवार जो है, हमारे मानद निदेशक, हम आप लोगों के लिए ऐसी क्लासें लाते रहेंगे। बढ़ते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और 2026 के पेपर की ये सीरीज जब तक पूरे प्रश्न नहीं हो जाते तब तक चलती रहेगी। धन्यवाद।